नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हम अपनी वीडियो गुरु की इस जियोग्राफी की क्लास में। और आज हम जियोग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक है एटमॉस्फेयर। हमने अपनी इससे लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था वहां पर अर्थ को, और अर्थ को हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से समझा। उसके पहले हमने अर्थ के बारे में और भी बहुत सारी चीजों को समझा था। अब यहां पर हम देखते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ से ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम होता है। सिस्टम हम कह सकते हैं कि अर्थ से ऊपर जो वायु का आवरण है, उस यानी कि जो सराउंडिंग्स हैं, उस सराउंडिंग्स को नाम दिया गया है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। यानी कि हम कह सकते हैं द इनवलप्स ऑफ एयर दैट कंप्लीटली सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। यानी कि एक पूरा जो वायु का आवरण है, यानी कि बंचेज ऑफ एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, या बंचेज ऑफ जो सराउंड्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे वायुमंडल। बंचेज ऑफ सराउंड है वो हमारा क्या कहलाता है? वायुमंडल। ये तो वायुमंडल की एक डेफिनेशन हो गई। अब अगर कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि ऐसे समझ लीजिए कि हम मान लेते हैं ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर ये सारे के सारे वायुमंडल हो गए, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया वायुमंडल हो गया अर्थ के ऊपर। अब इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। किसमें किया गया है? डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल हैं और इसकी जो क्रियाएं हैं, यानी कि स्टडीज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स प्रोसेस, और जो इसका प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? तो हम लोग कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक साइंस, यानी कि वायुमंडलीय विज्ञान कहा जाता है। अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि यह जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है, उसके ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहेंगे? ध्यान देंगे, अगर ऊपरी परत का अध्ययन पूछा जाए तो आप वायुर्विज्ञान कह सकते हैं। यह ऊपरी परत का अध्ययन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसकी निचली परत का अध्ययन, तो आप कहेंगे ऋतु विज्ञान। क्या कहेंगे? ऋतु विज्ञान। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो एक वायु का सराउंडिंग बना हुआ है, वायु का जो वातावरण बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। और इसकी जो स्टडीज है वो हमारी एटमॉस्फेरिक साइंस कहलाती है। अगर इसकी अपर लेयर यानी कि ऊपरी लेयर की बात करेंगे तो वायुर्विज्ञान, और अगर इसकी निचली लेयर की बात करेंगे तो वह ऋतु विज्ञान के नाम से जानी जाती है। ये तो हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन समझ ली, एक डेफिनेशन समझ ली। अब जल्दी से हम देखते हैं कि यह वायुमंडल कहां तक फैला हुआ है, इस वायुमंडल का कितना द्रव्यमान है, और इस वायुमंडल में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। यानी कि पृथ्वी पर जीवन संभव होने के लिए यह वायुमंडल का होना बहुत आवश्यक माना गया है। तो समझ लेते हैं, द एटमॉस्फेरिक एक्सटेंड्स टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके मतलब क्या हो गया कि जो पृथ्वी की सतह से, समझ लीजिए यहां पर जो पृथ्वी की सतह है, इससे ऊपर ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 1000 किलोमीटर। समझ लीजिए 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बट 99% ऑफ द टोटल मास, लेकिन इसका जो 99% है टोटल मास का, यानी कि कुल द्रव्यमान का, वो 32 किलोमीटर के भीतर ही पाया गया है। तो कह सकते हैं कि बट 99 ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फाउंड विद इन 32 किलोमीटर्स। यानी कि ये केवल जो 90% हिस्सा है इसका, वो 32 किलोमीटर तक ही पाया गया है। ये बात समझ में आ गई? यानी कि है तो 1000, लेकिन इसका जो टोटल मास का 99% पार्ट है वो 32 किलोमीटर के अंदर सिमट जाता है। ठीक, ये तो वायुमंडल की एक एडजेक्टिव हो गया। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कहां तक है, तो आप सीधे कह सकते हैं 1000 किलोमीटर तक। लेकिन अगर मास वाइज पूछा जाए तो आप कहेंगे 99% जो मास है इसका, वो 32 किलोमीटर तक कवर अप हो जाता है। इसलिए वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के द्वारा आकर्षित होता है। तो हम कह सकते हैं इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल
ऑफ द अर्थ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक ग्रेविटेशन होता है हर एक चीज का, तो ये खिंचाव होता है, इसके कारण ये कंडीशन वहां पर बनती है। क्लियर होना चाहिए यहां तक सारे लोगों को, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, कि क्या स्ट्रक्चर होता है एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर में समझ लीजिए एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो वायु हैं उन वायु में क्या है, समझ लीजिए उन वायु में गैसेस हैं। क्या है, गैसेस हैं। कोई एक गैस तो है नहीं, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं यहां पर। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द स्मॉल ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की जो औसत संरचना है वो लगभग पूरे वायुमंडल में समान है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर गैसों की मात्रा बहुत ही ज्यादा है या कहीं पर गैसों की मात्रा बहुत ही कम है। तो संरचनात्मक अगर दृष्टिकोण से या स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो पूरे एटमॉस्फेयर में हमको लगभग की बात करें, लगभग कंडीशन एक जैसी दिखती है। यह इसके स्ट्रक्चर की कुछ बात हो गई। अब हम यहां पर इसके स्ट्रक्चर में अभी हमने कहा था कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस का, यानी कि मिक्सचर ऑफ सम गैसेस या मिक्सचर ऑफ मोर गैसेस, बहुत सारी गैसेस भी हैं, कुछ गैसेस भी कह सकते हैं। तो यहां पर कुछ गैसेस हैं, आप देख सकते हो। द फर्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78%। अप्रॉक्स मैंने दिया वो 78 पॉइंट समथिंग है इसका एग्जैक्ट फिगर, लेकिन यहां पर आप मान के चलेंगे 78% पाई जाती है। अब इसका कारण क्या है, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन ना हो, हम सपोज करते हैं कि अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो क्या हो जाएगा, बताएंगे, सारे समझ लेंगे इस चीज को। अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या हो जाएगा, समझेंगे। इसके कारण, जो नाइट्रोजन के कारण जो वायु दाब है या जो पवनों की शक्ति है, यानी कि जो विंड्स है उनकी जो पावर है, या जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जो वायु दाब है, और उसके प्रकाश के परावर्तन का आभास होगा, जो रिफ्लेक्शन है ना प्रकाश का, उसका आभास जरूर होता है। यह गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। तो समझ लीजिए अगर एटमॉस्फेयर में आग लगेगी, अगर आग लगती है तो उस आग को रोकने का काम, समझ लीजिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आग को रोकने का काम, यानी कि जो ये N2 नाइट्रोजन है वो क्या करेगी, वो आग अगर लग जाएगी तो यह गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यह सबसे बड़ा नाइट्रोजन का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन अगर है तो उसका क्या एडवांटेज है, जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण भी होता है इससे। याद रखिएगा, हम लोग जब यूरिया वगैरह यूज करते हैं तो यूरिया खरीदने जाते हैं, लेकिन एक नेचुरल भी होता है, तो ये नेचुरल फॉर्म में भी काम करती है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करती है। दूसरा, यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। याद रखिएगा 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, तो इसका एक वातावरण में बहुत बड़ा योगदान है। अब दूसरी हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के मतलब यह है कि सारे लोगों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है 21%। कितने परसेंट है, 21%। शायद अगर ये गैस ना हो तो कोई भी व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर यहां पर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होगी तो यहां पर समस्या निश्चित रूप से होगी। अब इसका मेन काम समझ लेते हैं। ये पदार्थों के साथ मिलकर, जी हां, बहुत सारे पदार्थों के साथ ये मिक्सअप हो जाती है और जलने का काम करती है। याद रखिए, जलने का काम करती है। अगर O2 नहीं हो, सपोज करिए अगर O2 एटमॉस्फेयर में नहीं होगा तो ईंधन नहीं जला सकते, समझ लीजिए, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में O2 नहीं है तो कोई भी फ्यूल हम लोग नहीं जला सकते। तो समझ लीजिए O2 जो ऑक्सीजन है वो ईंधन जलाने में सहयोग करेगा। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे है, O2 से क्या होगा। तो बिल्कुल, जो क्रिएशन होगा, जो वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा, उसको
O2 के माध्यम से ही वहां पर नियंत्रित किया जाएगा और उसके माध्यम से ईंधन जलाने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है इनर्ट गैस है, सारे लोग जानते हैं आर्गन। अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन भी एक ऐसी गैस है, इनर्ट गैस है, जो बहुत सारे यूजेस में आती है, ये भी आपके वायुमंडल में है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत कम मात्रा में है। आप समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि वायुमंडल में बहुत कम, यानी कि बहुत ही लेस स्मॉल क्वांटिटी में यहां पर अवेलेबल है। नियॉन की बात करें, नियॉन भी यहां पर है, केवल आपकी 0.0018% है। ओजोन O3, ये O3 भी आपकी 0.006% है। हीलियम की बात करें तो हीलियम भी 0.0005% आपकी है। हाइड्रोजन भी आप देख सकते हो, ये भी आपकी यहां पर गैस उपलब्ध है। तो इतनी सारी गैसेस हो गई। इनमें अगर ओजोन की हम बात करें, ओजोन आपकी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण गैस है। अगर O3 की बात करते हैं तो O3 के बारे में अगर कभी आपसे पूछा जाए कि आखिरकार ये गैस क्या एकदम अलग है O3, आप समझ लीजिए ये O2 यानी कि ऑक्सीजन का विशेष रूप है। क्या है? ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप O2 को माना गया है। सारे लोग इस बात को समझ लेंगे। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में ये मिलती है। समझ लीजिए जितनी ऊंचाई पर ये जाएगी तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। और सारे लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक मंडल में लेयर भी है, उस लेयर का नाम इसी गैस के नाम से है, ओजोन लेयर उसको कहा जाता है। तो ये तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए, या हम कह सकते हैं बहुत सारे कंपोजिशंस हो गए एटमॉस्फेयर के, जिनको आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब अगर कभी भी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या यहां पर कौन कौन सी गैसें इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं, तो इनर्ट गैसेस में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन सभी आपको मिलेंगी। रेडॉन नहीं मिलेगी। कौन सी नहीं मिलेगी? रेडॉन वहां पर एब्सेंट आपको मिलेगी। अब हम देखते हैं जल्दी से इसके काम क्या हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर के क्या फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, फंक्शन का मतलब यह है कि यह कितना यूजफुल है। यूजफुल के मतलब समझते हैं ना कि आखिरकार इसका क्या है। अगर एटमॉस्फेयर है तो हमको क्या एडवांटेज है, अगर ना होता तो क्या एडवांटेज होता। तो अभी हमने ना की बात की कि इतनी सारी गैसेस हैं यहां पर, हर एक गैस का अपना अलग अलग रोल है। मैंने मुख्य मुख्य गैसों के बारे में आपको बताया। यहां पर देखिए, द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स गैसेस डेट इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि सीधी सी बात है एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस हैं और वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। ऑक्सीजन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, नाइट्रोजन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, O3 अभी आपने देख ली, उसके बगैर भी यहां पर काम नहीं चलेगा। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सारी गैसेस जो हैं उनका अपना योगदान है यहां पर, ठीक है ना। तो बगैर उन गैसेस के यहां पर जीवन संभव नहीं है। तो पहला इसका फंक्शन क्या हो गया कि वायुमंडल गैसों को प्रदान करता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन की संभावना को और भी अच्छा बनाते हैं, जीवन की संभावना को बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से संभव कर पाते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फंक्शन में, अब यहां पर इट कंटेन्स ग्रीन हाउस गैसेस दैट मेंटेन टेम्परेचर। यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। वो ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है? अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रोल्ड टेम्परेचर, ये पूरा टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं, तापमान को नियंत्रित रखती हैं। तो अगर एग्जाम में कभी भी आपसे आ जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, जैसा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक पाई चार्ट के माध्यम से हमने यहां पर समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड लिखा हुआ है SO2, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन बहुत महत्वपूर्ण है, गोबर गैस में मुख्य घटक के रूप में यूज की जाती है, CH4। फिर देखिए आप नाइट्रस ऑक्साइड, सारे लोग जानते हैं, N2O, क्लियर। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी आपकी एक
ग्रीन हाउस गैस है, क्लियर, जो कि बहुत कम मात्रा में यहां पर वायुमंडल में उपलब्ध है। फिर ओजोन O3 जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन का एक विशेष प्रकार है। फिर आप देख सकते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो रेफ्रिजरेटर हो गया, मुख्यतः एयर कंडीशन हो गया, ये सब रिलीज करते हैं इस गैस को, और इससे नुकसान किसको होता है? ओजोन लेयर को नुकसान होता है। और फिर देखोगे आप जिसको सबसे खतरनाक गैस भी हम लोग मानते हैं, जब कभी भी अगर आप जाड़े में अंगीठी का प्रयोग करते होंगे तो वहां पर कोयला वगैरह जलाते हैं तो वहां से गैस एक निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं CO। कौन सी गैस होती है वो? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यानी कि ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो ये भी वातावरण में यहां पर टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करती हैं। अगर ये गैसेज ना हो तो यहां का टेम्परेचर नियंत्रित नहीं हो पाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि टेम्परेचर को जीवन के अनुकूल बनाती हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर अनियंत्रित हो जाएगा तो जीवन यहां पर पूरी तरीके से सुलभ नहीं हो पाएगा। अब हम बात करेंगे, अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या फंक्शन हो सकते हैं एटमॉस्फेयर के। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फॉलिंग मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स के मतलब क्या होते हैं कि जो हमने आपको जब प्लेनेट पढ़ाया तो वहां पर हमने बताया ये उल्का पिंड वगैरह क्या होते हैं। तो जब ये गिरते हैं तो इस गिरने के कारण एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक लेयर ऐसी है, उस लेयर का नाम हम लोग सारे लोग जानते हैं, उसका नाम है आयनोस्फेयर, आयनमंडल। तो ये जब भी गिरेंगे तो ये राख के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ऑब्वियसली ये पृथ्वी पर बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो उल्का पिंड वगैरह गिरते हैं उनको पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनको एटमॉस्फेयर के माध्यम से यहां पर सेफ होते हैं पृथ्वी पर हम लोग। क्लियर है बात ये। दूसरा है, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये बिल्कुल सही बात है। ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होता है, कि ऐसा माना जाता है कि ऐसे समझेंगे, यहां पर थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग लैंड मान लेते हैं पृथ्वी, और ये सन है, इसको हम सन मान लेते हैं। इस सन से जो रेडिएशन निकल रहा है, यानी कि जो सन रेजेस निकल रही हैं, ये यहां पर जब आती हैं तो मान लेते हैं ये सब एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। तो जब ये आती हैं तो यहीं पर हमारी क्या है, एक ओजोन लेयर है। तो ये जब आती है तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, इसको फिल्टर करके यहां पर पृथ्वी पर पहुंचाने का काम करती है। अगर ये फिल्टर करके ना पहुंचाए तो ऑब्वियसली अगर डायरेक्टली आएगी तो डायरेक्टली आने पर क्या होगा कि इसका हीट इतना ज्यादा है कि उसको सारी चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ओजोन लेयर। तो क्या होगा, यहां पर जो भी जीव जंतु हैं या प्राणी हैं, हम सब लोग हैं, उनको डिजीज होने की संभावना रहेगी। और उसमें खासकर सबसे पहले इफेक्ट क्या करेगा, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम यहां पर होती है। और कहा भी जाता है इससे सबसे बड़ा प्रभाव एक निकल के आता है स्किन कैंसर। हालांकि ये जो ओजोन लेयर है इसमें बहुत सारी यहां से CFC जब रिलीज होती है, रिसाव होता है CFC का, तो क्या होता है कि इसमें एक छेद हो गया है अंटार्कटिका के पास में, तो उससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये तो बात समझ में आ गई ना सारे लोगों के, कि हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं उससे ओजोन हमें बचाती है। क्लियर हो गई ना बातें। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि यहां पर कंटेन्स वाटर वेपर दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल रेनफॉल टू द अर्थ। इट मीन्स जल वाष्प भी होती है इसमें, जो पृथ्वी को बहुत सारी वर्षा प्रदान करती है। तो याद रखिए, जल वाष्प होना बहुत जरूरी है। अगर जल वाष्प नहीं है, कह सकते हैं एक एटमॉस्फेयर का जो ब्लैंकेट है, वो ब्लैंकेट हमारा वाष्प के रूप में निकल के आता है। अगर कभी आपसे यह सीधे सीधे पूछ दिया जाए
कि ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फियर हम किसको कह सकते हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो हम वाष्प, वेपर को कह सकते हैं, जलवाष्प को कह सकते हैं, क्योंकि ये हिम के रूप में, बहुत सारे बर्फ के रूप में यहां पर जमा रहती है, जो कि वायुमंडल को एक बहुत महत्वपूर्ण सहायता करती है एक अच्छे वायुमंडल को बनाने में। क्लियर है ना बात ये? यानी कि अच्छे वायुमंडल को बनाने के मतलब मेरा ये कहना है कि जीवन को संभव बनाने में ये बहुत सहायता करती है। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प भी सहायता करती है। क्लियर होना चाहिए यहां तक सारे लोगों को? ठीक है भैया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये अब यहां पर बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स आ गई। लेयर्स में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहां पर लेयर हैं। हमने एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की है कोशिश। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आइनोस्फियर, और उसके बाद में एक्सोस्फियर, ये अलग अलग आपको यहां पर कुछ और चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं पर बलून उड़ रहा है, कहीं पर कुछ हेलीकॉप्टर जैसी संरचना यानी कि प्लेन वगैरह उड़ रहे हैं, कुछ आदर्श दशाएं हैं, कहीं पर कुछ संचार ग्रह वगैरह भी दिख रहे हैं। तो ये अपना हर एक मंडल का अपना अपना कार्य है, यानी कि हर एक लेयर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर में टोटल लेयर कितनी हैं, तो आप सीधे कहेंगे मुख्यतः हैं 5। कौन कौन सी लेयर्स हैं? 5। अब आप देख सकते हो यहां पर 5 लेयर्स में द फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर। देखिए अब एग्जाम में जो पेपर सेटर है वो अब करते क्या है, हिंदी मीडियम वाले खासकर ध्यान देंगे। आप तो पढ़ के जाएंगे क्षोभ मंडल, लेकिन हिंदी में भी कैसे लिख के आएगा? ट्रोपोस्फेयर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप लोग जो हिंदी वाले हैं वो ये चीज जरूर याद रखेंगे कि इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल याद करके जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जानता है, जो पेपर सेटर्स हैं वो ये जानते हैं कि क्षोभ मंडल हम नहीं रखते हैं वो ऑप्शन में, अब ट्रोपोस्फेयर इस तरीके से लिख करके दे देंगे और कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। तो दोनों में याद करने की कोशिश करिए। तो पहली परत आपकी कौन सी हो गई? ट्रोपोस्फेयर हो गई। ये ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट मानी गई है वो 0 to 12 किलोमीटर है। अब देखो यहां पर हम बताएंगे, आप कई सारी किताबें देखोगे, किसी में 13 मिलेगा, किसी में 13, किसी में 12 और किसी में 14 भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका माना गया है, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने लिखा है खगोल विज्ञानियों के माध्यम से, एक चीज निकल के आई है भूगोल वेत्ताओं के माध्यम से कि इसका जो एग्जैक्ट है वो सर्वाधिक मान्य 12 है, यानी कि 0 से 12 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर का हाइट है। क्लियर हो गई ना? सम तापमंडल नहीं कहेंगे ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के मतलब होता है समतापमंडल, और यह है 12 से 50 किलोमीटर। ये 12 से 50 कहां से? अर्थ से। अब 12 हो गई, ये समझेंगे, अर्थ से नहीं ना पाए, 12 तो ये हो गई। अब 12 से लेकर के जो 50 है, यानी कि क्षोभ मंडल से लेकर के समताप मंडल का जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो कितनी हो गई? 12 से 50, यानी कि इसके ऊपर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर तक है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, फिर उसके बाद में मेसोस्फियर पर आते हैं, यानी कि मेसोस्फियर मतलब मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या हो गया? 50 से ऊपर, यानी कि समताप मंडल से इसकी ऊंचाई और हो गई, और ये कहां तक पहुंच गई? 80 किलोमीटर। तो 3 हो गई। पहली हो गई ट्रोपोस्फियर, दूसरी हो गई स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी हो गई मेसोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर 0 to 12। ठीक, दूसरा अगर ट्रोपोस्फियर पूछा जाए तो 0 to 12, अगर स्ट्रेटोस्फियर पूछा जाए तो 12 से 50, अगर पूछा जाए मेसोस्फियर तो 50 से 80। यहां तक क्लियर होना चाहिए सारे लोगों को, क्योंकि ये एकदम फैक्चुअल है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये फैक्चुअल है, ये आपको याद हो जाना चाहिए फैक्ट्स की कहां से कहां तक कौन सी लेयर है, कितने किलोमीटर तक वो उसकी हाइट है। क्लियर है ना सारे लोगों को? आगे हम देखते हैं, आगे लेयर है हमारी कुछ और। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइनोस्फेयर।
देखिए बेसिकली इसको आइनोस्फीयर के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं एनसीईआरटी यह कहता है कि आइनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। क्या कहता है? आइनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर, बट यह सही है कि हम इसका नाम आइनोस्फीयर लिखना ज्यादा उचित होगा, लेकिन हमने यहां पर थर्मोस्फीयर इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये जान जाएं कि थर्मोस्फीयर को हम लोग हिंदी में कहते हैं, इसको आइनोस्फीयर को आयनमंडल, और थर्मोस्फीयर को हम लोग कहते हैं तापमंडल। क्लियर है ना बात? ऐसे समझ लो, जैसे मान लेते हैं हम, ये हमारी हो गई थर्मोस्फीयर, इस थर्मोस्फीयर का ही एक हिस्सा हम मान लेते हैं आइनोस्फीयर। ठीक है ना ये बात? तो आप दोनों को एक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहे कहें थर्मोस्फीयर या चाहे कहें आइनोस्फीयर, दोनों एक ही बात है। इसकी अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट इसकी है बेसिकली 80 से 700 किलोमीटर। कितनी है? 80 से 700 किलोमीटर। और सबसे बाहरी जो परत है इट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, अगर एक्सोस्फीयर की बात करेंगे तो एक्सोस्फीयर 700 किलोमीटर से अधिक, यानी कि अब 700 किलोमीटर से ज्यादा इसकी कोई भी रेंज नहीं डिफाइन की गई है। तो आप याद रखेंगे ये सारे के सारे आपके फैक्ट जो किलोमीटर्स में दिए गए हैं, कौन सी कितनी हाइट में है, या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब हम ट्रोपोस्फीयर की बात करेंगे, और ट्रोपोस्फीयर में आप देख सकते हैं कि ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेयर कहें या सबसे निचली परत कहें, क्योंकि शुरुआत कहां से होगी? नीचे से वायुमंडल की परतों की तरफ हम ऊपर बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये सबसे निचली परत कह सकते हैं या सबसे पहली परत कह सकते हैं। इट एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने पढ़ा था 0 से 12, समझ रहे हैं ना? हाइट एग्जैक्ट कितनी बड़ी थी? 0 से 12। बट यहां पर कहा गया है कि यह भूमध्य रेखा पर कितने किलोमीटर है? 18। समझेंगे? भूमध्य रेखा पर कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर। और पोल्स की तरफ जैसे ही पहुंचती है तो इसकी ऊंचाई कितनी फैली हुई है? 8 किलोमीटर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है कि इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और पोल्स पर ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब यहां पर क्षोभ मंडल के बारे में एक और पॉइंट हम लोग याद कर सकते हैं कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इसका जो टेम्परेचर है वो 165 मीटर, यानी कि हर एक 165 मीटर पर जाने पर इसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरेगा या गिरता है। ठीक है भाई? इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो आपका 165 मीटर की हाइट पर जाने पर इसका तापमान गिरता है। इसमें लगभग जितनी भी जो घटनाएं होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि सारी घटनाएं, बादल, आंधी, वर्षा, सब के सब जो भी एटमॉस्फेरिक इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, वो सारी इसी मंडल में होती हैं। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। देखिए लिखा हुआ है कि इसमें क्या है? हाइट के अनुसार, और हमने हाइट वो बताई आपको 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर क्या होगा? घटता चला जाएगा। इट कंटेन्स मोर देन 90% ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो टोटल गैसेज हैं उनकी लगभग 90% से अधिक गैसें, टोटल गैसें कि 90% से अधिक गैसें इसी मंडल में पाई जाती हैं। और इसीलिए यहां पर जितनी भी वेदर चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस मतलब मौसम परिवर्तन, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो आंधी आए, चाहे वो तूफान आए, चाहे वो बादल का गरजना हुआ, चाहे वो बिजली का कड़कना हुआ, ये सारे जो वेदर चेंजेस हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। और ट्रोपोस्फेयर में अगर हम बात करें तो ट्रोपो का अर्थ ही होता है परिवर्तन। समझ रहे हैं ना ये बात? ट्रोपो का अर्थ ही होता है परिवर्तन। तो इट मीन्स ये क्या हो गया? ये ऐसा एक मंडल है, ऐसी एक लेयर है जो कि परिवर्तन यानी कि चेंजेस वगैरह वहां पर होते हैं। क्लियर होना चाहिए सारे लोगों को यहां तक पॉइंट। अब इसको एक और मंडल के नाम से जानते हैं,
उस मंडल का नाम है संवहन मंडल। देखिए नाम इसको हम लोग संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं, याद रखिएगा, क्योंकि जो संवहन धाराएं हैं वो इसी मंडल की सीमा तक ही सीमित होती हैं। इस मंडल की सीमा के बाहर संवहन धाराएं नहीं होती। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए संवहन मंडल के नाम से किस मंडल को जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रोपोस्फीयर। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, -58 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है यहाँ का तापमान, यानी कि द हाइट एट विच द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। हेयर द टेम्परेचर में बी एज लो एज -58 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 58 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है तापमान। अगर हम कितनी हाइट तक जाते हैं? 165 मीटर की हाइट पर जैसे ही जाएंगे, हर एक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर वहां पर डिक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में और क्या चीजें हो सकती हैं। अब ट्रोपोस्फीयर की तो बात हो गई, अब हम लोग आएंगे स्ट्रेटोस्फीयर पर। किस पे आएंगे? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर पर हम जब आते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर में आप लोग देख सकते हो, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है, याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है और इसको समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये 18 से 32 किलोमीटर, समझेंगे, 18 से 32 किलोमीटर ऊंचाई ऐसे मानी गई है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो क्षोभ सीमा से लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? क्षोभ सीमा मतलब समझ गया ना, क्षोभ मंडल का जो अंतिम, ये जो क्षोभ मंडल है इससे लेकर के यहां तक 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। इससे ऊपर ये दूसरी परत आ जाती है। अब ओजोन लेयर इज कंटेन्ड विद द स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल के भीतर ही पाई जाती है। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन बने कि ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? समताप मंडल पर में ही ओजोन परत पाई जाती है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए आपसे ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डॉप्सन इकाई या डॉप्सन यूनिट। क्या आंसर होना चाहिए आपका? डॉप्सन इकाई के माध्यम से हम ओजोन परत की ऊंचाई, ओजोन परत की मोटाई, ऊंचाई नहीं कहेंगे, मोटाई वहां पर नाप सकते हैं। अब इसमें ताप जो है, टेम्परेचर की अगर बात करेंगे हम स्ट्रेटोस्फीयर में, तो टेम्परेचर इसमें लगभग समान रहता है। ठीक है ना, टेम्परेचर समान रहता है। अब ये टेम्परेचर समान अगर रहेगा तो देखिए क्या कंडीशन होगी? कंडीशन क्या होगी? यहां पर टेम्परेचर समान रहेगा तो ना तो बादल गरजेंगे, ना ही मौसम चेंज होगा, ना ही बरसात की संभावना बने रहेगी। तो यानी कि दिस लेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना। इट मीन्स क्या हो गया कि सारे जो वेदर चेंजेस हो रहे हैं उनसे ये लेयर फ्री है। और जब फ्री होगी तो ऑब्वियसली जो जेट विमान हैं, यानी कि विमान वगैरह के उड़ने की जो सबसे प्रिंसिपल कंडीशन या कहेंगे जो आदर्श दशाएं पाई जाती हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं। अगर ऐसा ना हो तो शायद हवाई जहाज वगैरह वहां पर ना उड़ पाए, इसीलिए ये वेदर चेंजेस से फ्री जोन यहां पर रहता है। अब अगर हम बात करें इस मंडल की जो मोटाई है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, एक ऐसा मंडल है जिसकी मोटाई ध्रुवों मतलब पोल्स की तरफ सबसे अधिक होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर आते हुए इसका लोप हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कभी अगर ये पूछा जाए कि पोल्स की तरफ किसकी जो मोटाई है वो सबसे ज्यादा होगी, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगी इसकी मोटाई, और नीचे आने पर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा पर ये लगभग इसका लोप हो जाता है। वायुयानों के लिए आदर्श दशाएं किसमें है? समताप मंडल में। बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सब किसमें है? अभी आपने देखा था कौन सा मंडल था? वो मंडल था क्षोभ मंडल। मैं फिर से एक बार दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, ये बात आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
अब यहां पर एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि एक्चुअल में टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देखेंगे यहां पर। अब देखिए, ये ट्रोपोस्फियर हो गया, ये आप देख सकते हैं यहां पर इसके ऊपर एक और लेयर है, यहां पर लिखा हुआ है ओजोन मैक्सिमम है यहां पर। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटोस्फियर का कॉन्सेप्ट हो गया, ये लेयर हो गई, और ये मेसोस्फियर हो गया, ये थर्मोस्फियर, हमने अभी आपसे बात की थी थर्मोस्फियर की। बेसिकली इसके नीचे यहां पर इसको हम लोग आइनोस्फियर भी कह सकते हो, ये मध्यमंडल हो गया, और ये आपका स्ट्रेटोस्फियर हो गया, ये ट्रोपोस्फियर हो गया। तो ये डिफरेंट लेयर दी गई हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि बेसिकली ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर यहां पर तो गया ट्रोपोस्फियर तक, फिर ये ऊपर आया स्ट्रेटोस्फियर पे, और यहां पर आप देखोगे फिर से टेम्परेचर ये इस तरफ जा करके और फिर सीधे निकल जाता है। यानी कि एक समय जैसे ही ओजोन लेयर आएगी तो ओजोन लेयर आ गई जब समताप मंडल में, तो समताप मंडल में ओजोन लेयर के आने से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना ये बात? वैसे होना चाहिए, घटना चाहिए, बट वहां पर जब ओजोन लेयर आ गया तो उसके कारण वो क्या होता है, टेम्परेचर वहां पर बढ़ जाता है। और बहुत नहीं बढ़ता है, कह सकते हैं एक समान, जैसा अभी हमने बताया, एक समान स्थिति में बना रहता है, जिसके कारण ही हवाई जहाज वगैरह की वहां पर दशाएं आदर्श पाई जाती है। क्लियर होना चाहिए यहां तक सारे लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा अगला मंडल है मेसोस्फियर, यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल की अगर हम बात करें तो मध्यमंडल एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। कहां तक है ये? 80 किलोमीटर्स तक ये हाइट में मध्यमंडल आता है। अब मध्यमंडल की कुछ और अगर हम बातों पर जाएं तो देख सकते हैं, हियर द टेम्परेचर डिक्रीज अगेन फॉलिंग एज लो -90 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखिए, इससे पहले क्या हुआ, टेम्परेचर समान हो गया, लेकिन अब फिर से क्या हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज होना यहां पर शुरू हो गया। और डिक्रीज जब हो जाता है, द एंड ऑफ दिस लेयर इज नोन एज मेसोपॉज, यानी कि जहां पर इसका अंत होता है वहां पर यह मध्य सीमा के रूप में जाना जाता है। यानी कि मध्यमंडल का जहां पर अंत हुआ वो एक बॉर्डर हो गया, और उस बॉर्डर को नाम दिया गया मेसोपॉज। मेसोपॉज का मतलब कह सकते हैं हिंदी में मध्य सीमा। क्लियर? तो आपने देखा कि पहले टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, स्थिर अवस्था में आया, फिर से क्या हो गया, टेम्परेचर का गिरना वहां पर शुरू हो गया, यानी कि वहां पर ठंड बढ़ने की संभावना वहां पर होने लगी। अब नेक्स्ट मंडल है हमारा आइनोस्फेयर, जिसको अभी हमने बताया था थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। थर्मोस्फेयर बेसिकली आइनोस्फेयर को पार्ट मानता है, ऐसा एनसीईआरटी वगैरह मानते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों ने इसको आइनोस्फेयर ही लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं आइनोस्फेयर अबोव द मेसोस्फेयर, तापमंडल मध्यमंडल से ऊपर है। ठीक है ना, यानी कि आयन मंडल जो है वो मध्यमंडल से ऊपर है। दिस लेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 640 किलोमीटर, यानी कि यह परत लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ये जरूर याद रखने वाली बात है कि 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह परत फैली हुई है। ये एकदम याद रखेंगे सारे लोग। यहां पर आपको टेम्परेचर कैसा मिलना चाहिए? जब इतनी हाइट है टेम्परेचर कितना मिलेगा? लो। टेम्परेचर कैसा होगा? लो टेम्परेचर होगा, याद रखिए, कम वायुदाब। और अल्ट्रावायलेट रेज़ेस द्वारा यहां पर कह सकते हैं आयनीकरण होता रहता है। अल्ट्रावायलेट रेज़ेस तेजी से आएंगी, हाइट पे ज्यादा है तो क्या होगा, यहां पर बहुत तेजी से आयनीकृत होता है। और इसी के कारण जितने भी सैटेलाइट वगैरह हैं, याद रखिए संचार उपग्रह, लिखे दे रहा हूं, संचार उपग्रह इसी में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह कहां स्थित होते हैं? इसी में स्थित होते हैं, याद रखिएगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है। तापमान में वृद्धि, इस तथ्य के कारण इस परत में गैस अणु सूर्य के एक्सरे और परावैंगनी विकिरण को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो समझ लीजिएगा, जो पूरा आयनीकृत का कॉन्सेप्ट है वो इसी मंडल में है, इसीलिए इसका नाम ही है आइनोस्फेयर, यानी कि दिस
increase in temperature is due to the fact that the gas molecules in the layer absorb the X-rays and ultraviolet radiation of the sun। यानी कि जो भी अल्ट्रावायलेट रेजेस आती हैं, एक्स-रेज, ये जो उनको सबको एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने के कारण ही इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी दशाएं पाई जाती हैं जो कि वहाँ पर सैटेलाइट वगैरह या संचार उपग्रह वगैरह स्थापित करने की यहाँ पर आदर्श दशाएं या स्थिति यहाँ पर उसके लिए अनुकूल पाई जाती है। अब हम देखते हैं आइनोस्फीयर के कुछ और पॉइंट्स में आप देख सकते हैं द इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स फ्रॉम द अर्थ बैक इनटू द स्पेस। thus this layer also helps in long distance communications। it means आयन मंडल के गैस जो हैं वो अणु विद्युत आवेश पृथ्वी से आने वाली रेडियो तरंगों को प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि उनको जो प्रतिबिंबित किया और फिर वो अंतरिक्ष में फैलाते हैं। इस प्रकार ये जो परत है वो लंबी दूरी के संचार स्थापित करने में मदद करती है। अगर ये आयनीकृत ना हो तो ये कंडीशन बिल्कुल ना बन पाए, ना ही ये बहुत ज्यादा जो अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित कर करके फैला पाएगी और ना ही यहां पर कोई दूर संचार वगैरह स्थापित करने में इस लेयर का कोई योगदान होगा। तो यह कंडीशन होती है तभी यहां पर ऐसी दशाएं पाई जाती हैं जो कि संचार वगैरह के लिए बहुत उपयोगी मंडल माना जाता है। अब हम इसका एक और पॉइंट महत्वपूर्ण देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि आयन मंडल में ही अगर कोई उल्का पिंड, यानी कि वी कैन से द आइनोस्फीयर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेटेरॉइड्स एंड ऑब्सोल्यूट सैटेलाइट्स बिकॉज इट्स हाई टेम्परेचर बॉम्ब। हम पहले ही बता चुके हैं यहां पर हाई टेम्परेचर है, अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं, अभी आपने देखा एक्स रेजेस हैं, ठीक है ना। ये टेम्परेचर बॉम्ब अप नियरली ऑल द डर्म्स कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर आने से पहले अगर कोई उल्का पिंड गिरा तो क्या होगा, राख में परिवर्तित हो गया, जिससे पृथ्वी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आयन मंडल में हमें उल्का और अप्रचलित उपग्रहों से भी यह बचाता है, क्योंकि इसका उच्च तापमान पृथ्वी के और आने वाले सभी अवशेषों को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एक राख में कन्वर्ट करने का काम करता है। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए सारे लोगों को। उपग्रह वगैरह किसमें, इसमें उल्का पिंड वगैरह को कौन ध्वस्त करता है, राख में परिवर्तित करता है, किस मंडल में होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, आइनोस्फीयर में। अब हम अपने अंतिम मंडल की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मींस बहिर्मंडल। यह बहिर्मंडल क्या है, 640 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक, याद रखिएगा 640 माना गया है यहां पर ऐसा, और यह कहा गया वायुमंडल तापमंडल से 960। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, दो आंकड़े आ रहे हैं आपके सामने, एक 640 आ रहा है और दूसरा 960। दोनों ही आंकड़ों पर विचार करेंगे। यहां पर हमने दिया हुआ है दिस लेयर अबोव द टेम्परेचर, यानी कि ये जो अबोव द टेम्परेचर कहेंगे, हम ये कहेंगे अबोव द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के मतलब आइनोस्फीयर। ये आयन मंडल से ऊपर का परत है और वायुमंडल में जो ब्रह्ममंडल कह सकते हैं, उस पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्यतम परत है और सबसे ऊपरी है। तो याद रखिएगा, सबसे निचली आपने देखी और सबसे ऊपरी परत भी देखी। अब ये तापमंडल से 960 किलोमीटर तक पूरी तरीके से फैली हुई है। कहां तक है इस मंडल में, अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन की और हीलियम गैस की प्रधानता रहती है। किन दो गैसों की प्रधानता रहती है, याद रखेंगे, हाइड्रोजन की और हीलियम की, दो गैसों की इस मंडल में प्रधानता रहती है। नेक्स्ट पॉइंट और हम बात करते हैं एक्सोस्फीयर के ऊपर। इट ग्रेजुअली मर्जेस विद इंटरप्लैनेटरी स्पेस, यानी कि ये धीरे धीरे क्या होती है, अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। पता भी नहीं चलता कि ये लेयर कहां पर चली गई। और इसका जो तापमान है इस परत का लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1650 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान
मापा जाता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हाइट पर ये लेयर स्थित है। तो ये एटमॉस्फेयर की सबसे अंतिम परत मानी जाती है। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें आपने लेयर्स के बारे में समझा और लेयर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी आपने। स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, आपने देखा जो समताप मंडल हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, बहिर मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया। ये सारे नाम, इनके सबके जो फंक्शन हैं, इनसे एग्जाम में सवाल आते हैं। अब हम अपने जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा उसमें दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो ओजोन लेयर की बात करेंगे और दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। ये आपका एक यहां से भी क्वेश्चन आएगा। इन दो चीजों की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।